हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम सर ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के विषय में या मौलिक अधिकार के विषय में कि भारतीय संविधान ने हमें कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के ऐतिहासिक आधार के विषय में, साथ ही साथ आपने जाना कि फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं क्या हैं व अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है तथा अनुच्छेद 13 में भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की शक्तियों का वर्णन है जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक की भूमिका अदा करता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आप उनका आसानी से जवाब दे सकें। एक बेस्ट सिनॉप्सिस आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मूल संविधान की अगर बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसका उल्लेख किसमें था, इसकी बात कर लें तो राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख आर्टिकल 19(1) के एफ में बात कर सकते हैं, क्लास एफ में, तथा आर्टिकल 31 में इसका उल्लेख था। इन दोनों से उठाकर इसको कहाँ रख दिया गया? तो इन दोनों से हटाकर इसको आर्टिकल 300 के का में रख दिया गया। किसमें रखा गया? अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम बात करेंगे इन 6 मौलिक अधिकारों के विषय में, जानेंगे कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें कि आप जानते हैं कई बार तो डायरेक्ट परीक्षा में आपके पूछा गया है कि इनका रिलेशन किससे है। जैसे समता या समानता का अधिकार का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है, तो 19 से 22 के अंतर्गत। 23 से 24 में, जो अनुच्छेद 23 से 24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ बात करें हम आर्टिकल 25 से 28 की, तो इसमें रिलीजियन या धर्म की स्वतंत्रता के विषय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 29 से 30 की, तो इसमें संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं उनके विषय में वर्णन है। यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों की बात भी की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें आर्टिकल 32 की, अनुच्छेद 32 की, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत इसमें क्या बात की जाती है, तो आर्टिकल कौन सा? 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां प्राप्त हैं। वह आर्टिकल 226 के तहत किसके पास हैं, तो हाई कोर्ट के पास शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो आपका अधिकार है, इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान दीजिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इनको रट लेना है आराम से कि आर्टिकल 14 से 18 में क्या है, तो समता या समानता का अधिकार है, इक्वलिटी के विषय में बात करता है। आर्टिकल 19 से 22 में क्या है, तो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 23 से 24 में क्या है, तो शोषण की बात करता है। आर्टिकल 25 से 28 में तो रिलीजियन या धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। फिर आर्टिकल 29 से 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करता है।
आर्टिकल 32 क्या करता है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है। तो इसको आप रट डालिएगा बिल्कुल, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अंतर के प्रावधानों के विषय में, या इसके आंतरिक प्रावधान क्या क्या है उनके विषय में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18 के विषय में, जिसमें क्या दिया है, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में साफ साफ उल्लेख है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार की बात करता है, जबकि आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 बात करता है अवसर की समानता की। आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से दिया गया है अस्पृश्यता का अंत की, व आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो ये तो आर्टिकल 14 से 18 के विषय में वर्णन है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। हम बात करेंगे अब इसकी आंतरिक प्रोविजन के विषय में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 जिसमें आप स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विधि क्या है, पहले विधि की बात करें हम, ये विधि है क्या, रूल ऑफ लॉ क्या है, विधि का शासन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद 14(1) में जो प्रोविजन है, उसके बाद अनुच्छेद 14 के 2 जो या क्लास 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम रूल ऑफ लॉ की। ये रूल ऑफ लॉ कैसे आया, तो आप जानते हैं एवी डाइशी की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इसके विषय में अवधारणाएं विकसित की गई हैं, या इसके विषय में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो क्या होता है रूल ऑफ लॉ, तो इसके तहत हम बात कर सकते हैं कोई कांस्टेबल हो या कोई क्लर्क, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आम नागरिक हो चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वर हो, सभी के लिए रूल ऑफ लॉ का अगर देखा जाए साहब तो समान नियम है। सभी के लिए क्या है, समान विधि है, समान नियम है, सबके लिए एक ही विधि लागू होगी, एक ही नियम लागू होगा। ये क्या कहता है, ये रूल ऑफ लॉ की कंडीशन में होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत या विधि के शासन के अंतर्गत हम बात करें अगर भारत की, तो भारत में किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वंश या परंपरा तथा अज्ञात वर्ग हो, चाहे जमींदार हो या कोई राजा हो, किसी का शासन नहीं है, बल्कि किसका शासन होगा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, स्पष्ट रूप से कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 14 की अब बात करें हम, तो आर्टिकल 14 जो आपका है ये किसको प्राप्त है, तो आर्टिकल 14 नागरिकों को, विदेशियों को तथा विधिक व्यक्तियों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, वह विधिक व्यक्ति। तो अब क्वेश्चन आता है विधिक व्यक्ति क्या होते हैं, इसके विषय में मैं आपको स्पष्ट रूप से आर्टिकल 12 में डिस्कस कर चुका हूं, पर एक बार आप देख सकते हैं जो विधिक व्यक्ति होती हैं उसमें कोई भी कंपनी या निगम या फिर एनजीओ इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। ये तो आपने देखा यहाँ पे। अब हम बात करें आगे, अब हम बात करें रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान में ये कहाँ देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले तो ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है। कहाँ पर, सबसे पहले प्रस्तावना में साफ साफ उल्लिखित है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तथा दूसरा जो इसका प्रावधान है या प्रोविजन है वो अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 जिसमें साफ साफ उल्लिखित है समता या समानता का अधिकार। अब हम बात करें जो आर्टिकल 14 है, इसमें 2 अवधारणाएं आपको देखने को मिलती हैं, एक तो ब्रिटिश अवधारणा और दूसरी आपकी
अमेरिकन अवधारणा। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? एक तो ब्रिटिश अवधारणा। ब्रिटिश अवधारणा आपकी क्या है? आर्टिकल 14 के एक, जो आपका आर्टिकल 14 क्लास 1 है, ये ब्रिटिश अवधारणा से संबंधित है, जिसमें विधि के समझ समता की बात की गई है। किसकी की गई है? विधि के समझ समता की। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी के साथ भी भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि से ही शासित होगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ऊंचा हो नीचा, सरकारी हो या गैर सरकारी, प्रधानमंत्री हो चाहे वो आम नागरिक हो, सब क्या होंगे? सबके लिए इक्वल रूल होगा, सभी विधि के शासन के तहत ही शासित होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इसके दूसरे प्रावधान की। तो थोड़ी एक बात और याद रखिएगा, अब जो आपका ये ब्रिटिश प्रोविजन है या ब्रिटिश अवधारणा है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसमें आप देख रहे हैं सबको एक ही तराजू पर तोला गया है। अब बात करें हम आर्टिकल 14 क्लास 2 की। जो आर्टिकल 14 क्लास 2 है, इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि विधि के समान संरक्षण का प्रावधान, जो कि यूएसए का प्रतिमान है या अमेरिकन प्रतिमान है। इसमें क्या किया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। तो अमेरिकी जो आपका प्रावधान है, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि जो कानून है वह सार्वभौमिक ही होना चाहिए, अर्थात हर इंसान पर एक जैसा कानून लागू हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए? ये पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, जिसके लिए इसमें वर्गीकरण का प्रावधान या प्रोविजन किया गया है, क्लासिफिकेशन के विषय में बताया गया है। यह एक प्रकार का सकारात्मक अवधारणा है। ध्यान दीजिएगा। जो ब्रिटिश अवधारणा कैसी थी? नकारात्मक पद्धति की थी, बल्कि जो यूएसए की अवधारणा वे कैसी है? सकारात्मक पद्धति की है। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रोविजन या अगले प्रावधान पर। हम बात करें अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 के क्लास 1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल शब्द का उल्लेख है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, अर्थात इनको छोड़कर वह अन्य के लिए रूल्स बना सकता है। याद रखिएगा। अब उसके बाद प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15 क्लास 2। इसमें दिया गया है स्टेट प्लस सिटीजन, अर्थात राज्य व नागरिक दोनों ही। कौन कौन? राज्य व नागरिक दोनों ही इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी हो सकता है, में आने जाने पर किसी भी पर्सन को नहीं रोका जाएगा। अब बात करें आर्टिकल 15 के क्लास 3 की। आर्टिकल 15 का क्लास 3 ये कहता है कि राज्य के पास शक्ति है कि वह महिलाओं और बच्चों, किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम बना सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक भेदभाव को बताया गया है। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य ऐसे प्रावधान कर सकता है, जिसमें आपने देखा है कि कई सारे अलग अलग नियम बनाए गए हैं महिलाओं से संबंधित व बच्चों से संबंधित। अब बात करें हम आर्टिकल 15 क्लास 4 की। ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लास 4, इसको फर्स्ट संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1951 में हुआ था, उसके तहत सम्मिलित किया गया था। ये संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम, जो मद्रास राज्य था, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन के मामले से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा, इसमें मद्रास गवर्नमेंट ने ये निर्णय दिया था
कि सभी मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, में सभी समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो क्या आया उसके बाद? आर्टिकल 15 क्लास 4 सम्मिलित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि राज्य के पास ये शक्ति है कि वह इन 3 के लिए विशेष उपबंध या विशेष रूल बना सकती है। इनके उत्थान के लिए हम बात कर सकते हैं। ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो पहला है SEBC। SEBC की मतलब क्या होता है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, अर्थात सामाजिक शैक्षणिक जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, साथ ही साथ SC व ST के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए वे ऐसे प्रावधान या रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि पिछड़ा वर्ग के विषय में जो मूल संविधान हमारा है उसमें कोई स्पष्ट परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करते रहते हैं। अब बात करें हम आर्टिकल 15 क्लास 5 की, तो आर्टिकल 15 क्लास 5 जिसमें निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में प्रावधान है। इसको किसके तहत जोड़ा गया था? तो मैं इसको आपको बता चुका हूं पहले भी, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसे 93वें संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किया गया था या जोड़ा गया था, जिसका संबंध 2005 की बात याद करें कि PA ईमानदार केस से संबंधित है। किससे है ये? 2005 के जो PA ईमानदार केस था उससे संबंधित है। और मैं संविधान संशोधन के वीडियो में इनको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं आपको। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि अवसर की समानता की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो अवसर की समानता में देखा जाए, इसमें सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 14, 15 व 16 में क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 में क्या है? तो इसमें समानता को एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में या विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि जो आर्टिकल 15 हमारा है में समानता की रक्षा, आर्टिकल 15 क्या कहता है? ये समानता की रक्षा की बात करता है, जिसमें 5 आधारों पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। वे 5 आधार कौन कौन से हैं तो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तथा आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 जो केवल रोजगार व बेरोजगारी से संबंधित है। तो आपने देखा आर्टिकल 14 जो है एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में है, फिर 15 उससे छोटा है और 16 उससे भी छोटा परिप्रेक्ष्य रखता है। अब यहाँ बात आती है अनुच्छेद 16 क्लास 1 की। तो अनुच्छेद 16 के क्लास 1 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अवसर की समानता, राज्य सभी को अवसर प्राप्त करेगा समान रूप से। अब बात करें आर्टिकल 16 के क्लास 2 की। इसमें आर्टिकल 16 के क्लास 2 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि राज्य 7 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तो ये कौन से 7 आधार हैं, जरा उनकी बात कर ले हम। तो पहले तो हमने देखा था आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, 5 तो आधार आपके यही हो गए। आर्टिकल 16 के क्लास 2 में 2 चीजों को और जोड़ दिया गया, एक तो उद्भव व दूसरा निवास के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो अनुच्छेद 15 से बढ़कर अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया यहाँ पे है चीजों का। तो उद्भव और निवास को यहाँ पर यह आवास को सम्मिलित किया गया है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 16 के क्लास 3 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 16 के क्लास 3 की, जिसमें पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वह अधिवास या निवास के आधार पर रिजर्वेशन दे सकती है। किसके आधार पर? अधिवास या निवास के आधार पर रिजर्वेशन दे सकती है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये
रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है? कौन? पार्लियामेंट या संसद कह सकते हैं। अब बात करें हम आर्टिकल 16 क्लास 4 की, तो आर्टिकल 16 क्लास 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित। किससे है? इसका संबंध पिछड़े वर्ग को आरक्षण से संबंधित है, जिसमें आप जानेंगे कि मंडल आयोग व इंदिरा शाहनी की क्या भूमिका रही है ओबीसी के आरक्षण के मामले में, और इसी में एससी व एसटी के आरक्षण का भी प्रावधान है। वैसे एससी व एसटी के जो आरक्षण का प्रावधान है वह संविधान के लागू होने के समय से ही प्राप्त है। अब हम बात करते हैं इसी में कुछ और बातों की, जिसमें अब बात करेंगे हम इंदिरा शाहनी बात की या इंदिरा शाहनी केस की। इंदिरा शाहनी केस, जिसे मंडल आयोग या मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इसको कार्य सौंपा गया, कौन सा कार्य? कि ये पता लगाएगा पूरे भारत में कितने सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े समूह हैं या जो बैकवर्ड क्लास हैं वह कितने हैं, जिसमें 1990 में ही इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वह बताया, क्या बताया? कि सामाजिक व शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग हैं वो कितने भारत में हैं? तो 3743। कितने? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3743 3747 जातियां पाई गई। तो इसमें क्या कहा गया? तो इसके तहत कहा गया कि ओबीसी को 27%, कितना परसेंट? ओबीसी को 27% का आरक्षण का प्रावधान किया जाए, जिसको अंतिम रूप से अगर बात करें तो 1990 में, कब? 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया और 27% सीट आरक्षित कर दी। किसके लिए? ओबीसी के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम बात करें इंदिरा शाहनी केस की मुख्य बातों के विषय में, जिसमें आपको 3 बातें याद रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इंदिरा शाहनी की वो 3 बातें हमें कौन सी याद रखनी है? एक तो सबसे पहले इंदिरा शाहनी केस में क्या किया गया कि 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके लिए? सोशली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये प्रावधान सोशली इकोनॉमिकली, जो आपका सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए, जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए क्या किया जाए? तो 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। वह ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये आरक्षण जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति तक ही सीमित होगा। किसमें होगा? तो ये सिर्फ नियुक्ति तक ही सीमित होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका लाभ प्रोन्नति में नहीं मिलेगा। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन में इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, पूछा आपके एग्जाम में जा चुका है। अब बात करें इसके हम तीसरे प्रावधान की, तो इसका तीसरा प्रावधान कहता है कि टोटल रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए? तो टोटल रिजर्वेशन जो होना चाहिए वह किसी भी हाल में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से? तो टोटल रिजर्वेशन जो आपको देना है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसी बात की गई। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी इसमें उल्लेख कर दिया गया। क्या किया गया? कि विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उल्लेख कर दिया गया। और आप जानते हैं तमिलनाडु में आरक्षण के प्रोसीजर को काफी अधिक बढ़ा दिया गया था और बढ़ाने के बाद उसे कहाँ रख दिया गया था? चलिए आंसर दीजिएगा। वैसे हम ही बता दे रहे हैं आपको, 9th शेड्यूल में उसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं इसमें और थोड़ी सी, तो इसी में हम बात कर रहे थे अभी ओबीसी के आरक्षण की मामले की। अब हम जरा ध्यान देते हैं आर्टिकल 16 क्लास 4A के विषय में।
आर्टिकल 16 क्लास 4A के विषय में, जिसको 77th या 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 77वें संवैधानिक संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्या कर सकता है? SC व ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। किसके तहत? फिर भी याद रख लीजिए आप, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब हम बात करें यहां पर अगला प्रोसीजर क्या है, तो अगला प्रोसीजर आपका है आर्टिकल 16 क्लास 4 व सब क्लास B या खा कह सकते हैं। इसको 81वें किसके तहत? तो 81, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जिसमें क्या है? जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल, क्या है इसमें? कैरी फॉरवर्ड रूल के विषय में प्रावधान किया गया है। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या होता है? तो यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग की आरक्षित जो सीटें हैं वह कुछ पद खाली रह जाते हैं, मान लीजिए एक वैकेंसी इस बार निकली और उस वैकेंसी में जो आरक्षित वर्ग के लिए कुछ सीटें खाली रह गईं, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको अगले साल एक अलग वर्ग के रूप में रख दिया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक अलग वर्ग के रूप में रख दिया जाएगा और 50% का जो आरक्षण है यदि उससे अधिक वहां पर हो जाता है इनको मिलाकर, तो ये उस 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको यहां से। अब हम बात करें आर्टिकल 16 क्लास 5 की। तो आर्टिकल 16 क्लास 5 में क्या प्रावधान है? ये कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव की अनुमति ये नहीं देता है राज्य को। क्या कहता है? कि राज्य धर्म के आधार पर यहाँ किसी प्रकार के अनुमति या भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि कोई धार्मिक संस्थान है मान लीजिए, और वहां पर नियुक्ति का मामला है, तो उसमें उस विशेष धर्म से ही अगर लोगों को नियुक्त किया जा रहा है तो इसमें राज्य कोई भी दखल नहीं देगा या इसके संबंध में कोई प्रोविजन नहीं करेगा। अब हम बात करें आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 जो क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो अनटचेबिलिटी के विषय में आप जानते हैं अच्छे से हैं, ये एक प्रकार से क्या है? सिविल अधिकार का मामला है जो कि 1955 से संरक्षित है। अब हम बात करें अगले विषय में। वैसे याद रखिएगा आर्टिकल 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे आप? अस्पृश्यता का उन्मूलन या अनटचेबिलिटी। अब बात करें आर्टिकल 18 के विषय में। आर्टिकल 18 जिसमें क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत की बात करता है। क्या बात करता है ये? उपाधियों के अंत की बात करता है। तो अब इसमें जानते हैं क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं हमें इसके क्लास फर्स्ट की तरफ। आर्टिकल 18 क्लास फर्स्ट में क्या दिया गया है? तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान की सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो राज्य है या स्टेट आपका है वह सेना व विद्या संबंधी जो सम्मान है इसको छोड़कर और किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। अब बात करें आर्टिकल 18 क्लास 2 की। तो इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी बात की गई यहाँ पे आर्टिकल 18 क्लास 3 में, जिसमें क्या उपबंध किया गया उसको जान लेते हैं। तो ऐसे विदेशी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे विदेशी व्यक्ति जो
भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता हो के बारे में उपबंध है और बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि किसे ऐसा व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति या अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। कब ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करेगा वो। अब बात करें आर्टिकल 18 क्लास 4 की, तो आर्टिकल 18 क्लास 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी विदेशी राज्य से मिलने वाली भेंट या कह सकते हैं उपहार व उपलब्धि या किसी पद को कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है वह इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। कब? जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति दे देगा वह इन्हें स्वीकार कर सकता है। तो ये तो आपने जाना यहाँ पे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 व 18 के विषय में, और इनके विषय में मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है, और उम्मीद है कि इससे बाहर आपके प्रश्न इस टॉपिक से नहीं बनने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, व चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।